नमस्ते, मैं हूँ दीक्षा चौहान श्री विश्वनाथ आईएएस एकेडमी से और आज हम डिस्कस करने वाले हैं एटम्स। तो एटम का स्ट्रक्चर कैसे होता है, उसके अंदर क्या क्या होता है, एटम को सबसे पहले किसने देखा, है ना। हमने एटम के बारे में क्या क्या स्टडी करी और उसके बाद जो एक के बाद एक मॉडल्स आए हैं एटम के बारे में जिनसे हमें पता चला है, उन सभी चीज़ों के बारे में हम डिस्कस करेंगे आज। तो सबसे पहले एटम के बारे में किसने बोला? सबसे पहले डाल्टन आए। डाल्टन ने देखा कि एक कोई मैटर है, अगर मैं मैटर को छोटा करके और छोटा करके देखूं तो देखता है कि सबसे बेसिक फंडामेंटल चीज़ क्या होगी जिससे वो मिलके वो जो बना होगा मैटर। तो मैटर होता है एनीथिंग दैट ऑक्यूपाई स्पेस, कोई भी चीज़ जो स्पेस घेर रही है ना, कोई भी चीज़ जो स्थान घेरती है उसे मैटर बोलते हैं। तो मैटर को जब हमने देखा छोटा छोटा करके, जैसे हमारी बॉडी का हमने डिस्कस कर चुके हैं कि बिल्डिंग ब्लॉक क्या होता है, सेल, वैसे ही किसी भी मैटर का छोटे से छोटा अगर हम देखें बिल्डिंग ब्लॉक क्या होता है, एटम्स होता है। तो डाल्टन ने सबसे पहले एटम वर्ड का यूज़ किया और एटम के बारे में बताया कि ऑल मैटर्स इज कंपोज्ड ऑफ एटम, है ना। तो ये डाल्टन की एटॉमिक थ्योरी है जिसमें उन्होंने एटम के बारे में कुछ पोस्टुलेट्स दिए थे। सबसे पहले तो कि सारे के सारे जो मैटर्स होता है वो किससे मिलकर बने रहते हैं, एटम से मिलकर बने रहते हैं। तो एटम सबसे स्मॉल इंडिविजुअल पार्टिकल है। इंडिविजुअल पार्टिकल मतलब एटम ही सबसे छोटा है और वो टूटेगा, वो किसी में नहीं आगे ब्रेक डाउन कर सकता है ना। तो ये इंडिविजुअल पार्टिकल बोला एटम को। दूसरा बोला एटम ऑफ अ गिवन एलिमेंट आर आइडेंटिकल, किसी भी एलिमेंट के, जैसे गोल्ड के एटम है तो गोल्ड के सारे एटम एक जैसे होंगे, आइडेंटिकल होंगे। जैसे हाइड्रोजन के सारे एटम है तो हाइड्रोजन के सारे एटम जो है वो कैसे आइडेंटिकल होंगे। वैसे ही सारे के सारे जो एलिमेंट है, कोई भी एलिमेंट आपने ले लिया, आयरन, सोडियम, उन सब के जो एटम्स होंगे दे आर आइडेंटिकल इन नेचर, ये बोला डाल्टन ने, ठीक है। बल्कि आगे जाके हालांकि ये गलत प्रूव हुआ है, पहले वाला भी गलत प्रूव हुआ है क्योंकि ऑल मैटर इज कंपोज्ड ऑफ एटम, और इन्होंने पर एटम को क्या बोला है, इंडिविजुअल पार्टिकल की एटम्स को हम फर्दर ब्रेक डाउन नहीं कर सकते हैं। पर अब तो हमें मालूम है अभी कि एटम के अंदर भी चीज़ें होती है, इलेक्ट्रॉन एटम के अंदर होता है, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, और उनके भी अंदर, बल्कि अब हम प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को भी जब हमने खोल के देखा तो उनके अंदर से क्वार्क्स निकल गए थे ना। तो ये गलत चीज़ हो गई थी। दूसरे वाला भी गलत प्रूव हो गया, बल्कि क्योंकि एलिमेंट आर आइडेंटिकल ऐसा नहीं होता है। हाइड्रोजन के सारे एलिमेंट्स आर नॉट आइडेंटिकल, हम आगे डिस्कस करेंगे। ये आइसोटोप्स एग्जिस्ट करते हैं, मतलब उनका हो सकता है वो हाइड्रोजन के ही हो पर उनका मास अलग अलग हो सकता है। हाइड्रोजन के जैसे 3 आइसोटोप्स होता है, प्रोटियम, ड्यूटेरियम और ट्रिटियम, है ना। तो ये हम आगे डिस्कस करेंगे। फिर ऑल द डिफरेंट एलिमेंट आर डिफरेंट, वही चीज़ जैसे पहले में इन्होंने बोला कि एटम्स ऑफ डिफरेंट जो सेम आपका एटम है, एलिमेंट है, उसके सारे एटम जिस तरह आइडेंटिकल है वैसे ही डिफरेंट एलिमेंट के एटम्स डिफरेंट होंगे। जैसे एक तरफ गोल्ड ले लो, एक तरफ सिल्वर ले लो, तो गोल्ड का अलग होगा, सिल्वर का अलग होगा, एटम उठा के देखोगे अगर। वैसे दो डिफरेंट एलिमेंट्स के एटम अलग अलग होंगे, ये भी गलत प्रूव हो गया। अब आइसोटोप्स जैसे होता है वैसे ही आपके आइसोबार्स भी होता है, जो दो डिफरेंट के होंगे पर वो सिमिलर होंगे उनके मास में, या उनका एटॉमिक नंबर तो अलग अलग होगा, मास नंबर सेम हो सकता है। तो सिमिलरिटीज डिफरेंट में भी हो सकती है और सेम वाले भी डिसिमिलर हो सकते हैं, है ना। पर ये दोनों कैसे हो गए, गलत प्रूव हो गए। तो एटम्स आर कंबाइन इन सिंपल होल नंबर रेशियो टू फॉर्म कंपाउंड्स। ये सही बात है कि जो एटम्स होता है वो सिंपल होल रेशियो में जुड़ते हैं एक नया कंपाउंड बनाने के लिए। फॉर एग्जांपल अगर H2 + O2 जुड़ रहा है, ये आपको वाटर दे रहा है, तो ये हमेशा 1:8 में जुड़ेगा। ऐसा नहीं आप अपनी मर्जी से हाइड्रोजन यहाँ से डाल रहे हो, यहाँ से ऑक्सीजन डाल रहे हो, नीचे आपके पास पानी बन रहा है, नहीं, आपको एक स्पेसिफिक प्रपोर्शन में उनको ऐड करना पड़ेगा, ठीक है, गिवन कंडीशंस के अंदर। और इसको अगर वाटर बनाना है तो 1:8 में आपको हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को ऐड करना पड़ेगा तो जाके वाटर बनेगा। तो कोई भी कंपाउंड जो बनेगा वो क्या बनेगा, उसमें होल नंबर रेशियोज में आप गिवन एटम्स को
कंबाइन करोगे, एक फिक्स्ड रेशियो में कंबाइन करोगे, ठीक है। अगला आपके पास है एटम्स आर नाइदर क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉयड इन अ केमिकल रिएक्शन। किसी भी केमिकल रिएक्शन में ना तो एटम्स डिस्ट्रॉयड होते हैं ना एटम फॉर्म होते हैं, बस यहीं से एटम यहाँ जाके कन्वर्ट हो जाते हैं। अगर मैं इसको बैलेंस कर दूं ऐसे तो देखो कितने एटम है, हाइड्रोजन के 4 एटम है, ऑक्सीजन के 2 एटम है, टोटल 6 एटम्स है। यहाँ पे भी देखोगे हाइड्रोजन के 4 है, ऑक्सीजन के 2 है, ये वाला 2 ऑक्सीजन के साथ भी तो है, तो ये भी पूरे कितने हैं, 6 हैं, 2 और 4, 2 और 4। तो एटम ना तो किसी केमिकल रिएक्शन में ऐड बढ़ रहे हैं ना तो डिस्ट्रॉय हो रहे हैं, ठीक है। तो एटम को ना तो आप क्रिएट कर सकते हो ना डिस्ट्रॉय कर सकते हो किसी भी केमिकल रिएक्शन में। अगला देखते हैं, डाल्टन के बाद जब आए, डाल्टन ने जैसे आपको बोला था ना कि एटम इज इंडिविजुअल, है ना, उसको हम फर्दर ब्रेक डाउन नहीं कर सकते, पर उसके बाद साइंटिस्ट ने देखा कि आपने देखा होगा कि मैटर पे चार्ज आता है ना, चार्ज आ जाता है। जैसे मान लो अगर आप किसी पेन को ऐसे रब करोगे, है ना, इस तरह से रब करोगे और छोटे छोटे पीसेज आप पेपर के फाड़ के रख दोगे, तो वो पीसेज जो है वो पेन उस अट्रैक्ट करेंगे, उस चीज़ को, पेन को अट्रैक्ट करेंगे वो। तो वो जो अट्रैक्शन है वो क्यों हो रहा है, अट्रैक्शन कैसे हो सकता है? अट्रैक्शन तो सिर्फ नेगेटिव और पॉजिटिव चार्जेस के बीच हो सकता है। मतलब जो आपने पेन रब किया है उस पेन पे अगर नेगेटिव चार्ज आ गया है तो वो पॉजिटिव चार्ज होगा पेपर पे, जो एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहा होगा वो पेन पेपर को। तो ऐसे किसी ना किसी मैटर पे कभी ना कभी चार्ज आ जाता है। तो साइंटिस्ट यहाँ पे क्या हुए, उनको लगा कि अगर एटम के अंदर कुछ नहीं है तो इसमें पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज कैसे आ रहा है, क्योंकि पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज तो तभी आ सकता है, पॉजिटिव चार्ज तब आता है अगर कोई इलेक्ट्रॉन अपना लूज करता है या कुछ भी अपनी चीज़ दे देता है किसी को, तो वो पॉजिटिव हो जाएगा। अगर किसी के पास एक्सेस में हो जाएंगे इलेक्ट्रॉन तो वो नेगेटिव हो जाएगा। तो पॉजिटिव और नेगेटिव तो तभी साइन आता है अगर किसी के अंदर से कुछ गया और किसी ने कुछ एक्स्ट्रा लिया। तो मतलब एटम के अंदर और भी चीज़ें हैं, ये यहाँ से प्रूव हो गया और डाल्टन का पहला पोस्टुलेट गलत हो गया। उसके बाद आए थॉमसन ने अपना क्या किया, जे थॉमसन ने कैथोड रे एक्सपेरिमेंट किया, जिसमें उन कैथोड रे एक्सपेरिमेंट में उनको मिला कि एटम के अंदर कुछ नेगेटिवली चार्ज्ड पार्टिकल्स होता है जिसको उन्होंने नाम दिया इलेक्ट्रॉन्स, है ना। तो जे थॉमसन ने सबसे पहले एक एटम के ऊपर एक्सपेरिमेंट किया और उन्होंने क्या किया, उन्होंने एक थ्योरी दी। अब उन्होंने भी एक मॉडल दिया था एटम का, ठीक है। तो पहले तो इन्होंने कैथोड रे एक्सपेरिमेंट किया जिसमें इन्होंने डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन किसने की, जे थॉमसन ने इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी, जो नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल होता है इनसाइड एन एटम, ठीक है। तो जे थॉमसन ने भी उसी बेसिस पे क्या, जैसे इनको इलेक्ट्रॉन मिले, इन्होंने बोला एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन है और इन्होंने अपने पोस्टुलेट दे दिए तुरंत, है ना, थ्योरी के। क्या बोला इन्होंने कि एटम कंसिस्ट ऑफ पॉजिटिवली चार्ज स्फीयर, कि जो एक एटम है वो एक पॉजिटिवली चार्ज स्फीयर है इस तरह से, जिसपे पूरा का पूरा पॉजिटिव चार्ज है ना, एटम पे ये पूरा का पूरा पॉजिटिव चार्ज है फैला हुआ। उन्होंने बोला एटम जो है वो पॉजिटिवली चार्ज स्फीयर है। अगला इलेक्ट्रॉन जो कि नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल हो गए, आर एम्बेडेड इन दिस स्फीयर, इस स्फीयर में इस तरह से धसे होंगे, वो एम्बेडेड होंगे, है ना, स्फीयर के अंदर, लाइक सीड इन वाटरमेलन। तो इन्होंने कंपैरिजन किया था अपने इस मॉडल का वाटरमेलन के स्ट्रक्चर से। वाटरमेलन में जैसे आप देख रहे होंगे सीड जैसे धसे हुए होंगे, उसी तरह से जो ये लाल वाला पार्ट है ये सारा का सारा पॉजिटिवली चार्ज होगा और इसके अंदर जो ये सीड्स है ये इलेक्ट्रॉन होंगे जो कि नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल होंगे, ठीक है। तो ये इन्होंने एनालॉजी दी थी जिसको वाटरमेलन से भी इन्होंने कंपेयर किया था और इन्होंने कंपेयर किया था क्रिसमस पुडिंग से। क्रिसमस पुडिंग में जो रेजिन्स होते हैं ना, जैसे पुडिंग केक के ऊपर रेजिन्स रखे हुए होंगे, तो केक को जो पार्ट है, पुडिंग का पार्ट है, उसको बोल दिया पॉजिटिव जो स्फीयर होगा और जो उस पे रेजिन्स है ना, उन रेजिन्स को इन्होंने कंसिडर कर लिया इलेक्ट्रॉन। तो इन्होंने बोला कि पॉजिटिव होता है पूरा, बस उस पर इलेक्ट्रॉन जो है एम्बेडेड होता है, ये बोला इन्होंने पहला पोस्टुलेट। दूसरे में इन्होंने बोला कि मैग्नीट्यूड जो होता है पॉजिटिव और नेगेटिव का, वो इस तरह से होगा कि जो टोटल एटम होगा इस पर जो पूरा का पूरा चार्ज दैट इज न्यूट्रल, वो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होगा। मान लो ये पॉजिटिव चार्ज है 10 तो नेगेटिव भी कितना होगा 10, ताकि प्लस माइनस ये पूरा 0 कर दे और टोटल चार्ज जो इस पे हो जाए वो 0 हो जाए और एक एटम इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल हो जाए।
तो थॉमसन का पहला पॉस्टुलेट क्या है कि जो एक एटम है दैट इज मेड अप ऑफ पॉजिटिवली चार्ज स्फीयर एंड इलेक्ट्रॉन्स आर एम्बेडेड इन इट। पॉजिटिव चार्ज से बना हुआ है, इलेक्ट्रॉन उसमें धसे हुए हैं। दूसरा बोला कि मैग्नीट्यूड ऑफ पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस सच दैट, है ना, इस तरह से पॉजिटिव और नेगेटिव का मैग्नीट्यूड होगा कि दोनों के दोनों न्यूट्रल कर रहे होंगे, इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल बना रहे होंगे एक एटम को। ये है थॉमसन का मॉडल। इसके क्या सिग्निफिकेंस है, क्यों इम्पॉर्टेंट है ये? क्योंकि पहला मॉडल था एक एटम का, है ना, एटम का जिसने स्ट्रक्चर दिया, हम एटम को इमेजिन कर पाए, तो पहला मॉडल था ये। और इसको थोड़ा सीरियसली कंसिडर किया गया और एक्सप्लेन द न्यूट्रल नेचर ऑफ एटम, ये इन्होंने अच्छे से बता दिया कि पॉजिटिव और नेगेटिव बराबर होगा एक एटम के अंदर, तभी तो न्यूट्रल होंगे, सारे के सारे मैटर न्यूट्रल होते हैं, कभी कभी वो चार्ज हो जाता है, ठीक है। लिमिटेशन क्या रही? अब लिमिटेशन भी रही कुछ, जिसकी वजह से अगले उसको आना पड़ा, है ना, मॉडल को आना पड़ा। तो लिमिटेशन क्या रही? कुड नॉट एक्सप्लेन द रिजल्ट ऑफ रुदरफोर्ड। अब इसके बाद रुदरफोर्ड ने अपना एक्सपेरिमेंट किया ना, और रुदरफोर्ड ने इनसे क्वेश्चन पूछ ली कि ये क्यों हो रहा है, तो वो उसका आंसर नहीं कर पाए, ठीक है। तो अभी वो आगे देखेंगे रुदरफोर्ड ने कि मॉडल में क्या हुआ था। और ही डिड नॉट एक्सप्लेन हाउ द पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज वर डिस्ट्रीब्यूटेड और अरेंज्ड इन डिटेल। इनसे जब पूछा गया कि किस तरह से बताओ तो सही कि किस तरह से पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज जो है वो कैसे अरेंज है एक एटम के अंदर, और वो एक दूसरे का मैग्नीट्यूड को जीरो किस तरह से कर पा रहे हैं, है ना, तो वो डिटेल में नहीं बता पाए थे उसके स्ट्रक्चर के बारे में, ठीक है। अगला देखेंगे, अगला है रुदरफोर्ड स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट, है ना। तो रुदरफोर्ड स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट के लिए सबसे पहले क्या लिया था इनका, हम देख लेते हैं। इन्होंने एक एक्सपेरिमेंट किया था जिसमें कंस्ट्रक्शन में इन्होंने क्या किया था, गोल्ड फॉयल। इन्होंने बहुत फॉयल पे एक्सपेरिमेंट किया है ना, पर जो इनको बेस्ट रिजल्ट मिले वो मिले गोल्ड फॉयल से, है ना। तो एक्सपेरिमेंट में हम हमेशा गोल्ड फॉयल के बारे में बात करते हैं। तो गोल्ड फॉयल को इन्होंने रख दिया और क्या किया, कितनी पतली, बहुत पतली, वेरी वेरी थिन लेयर ऑफ गोल्ड फॉयल चाहिए हमें, है ना। कितनी पतली चाहिए, देखो 0.004 मिलीमीटर इन थिकनेस, इतनी वेरी थिन लेयर ऑफ गोल्ड फॉयल, है ना, जिसमें अगर हम देखें तो 1000 एटम्स होने चाहिए। जब हम यहाँ से यहाँ पास करेंगे तो बीच में 1000 एटम होने चाहिए, इससे ज़्यादा नहीं होने चाहिए, है ना। तो अब क्या होगा, एक फास्ट मूविंग अल्फा पार्टिकल को रखा गया। अब अल्फा पार्टिकल क्या होता है पहले समझेंगे। अल्फा पार्टिकल, अब आपके पास क्या होता है, देखो हाइड्रोजन हीलियम जो होता है उसका एटॉमिक नंबर कितना होता है, 2। दूसरे नंबर पे आता है ना, पहले नंबर पे हाइड्रोजन आता है, तो एटॉमिक नंबर 2 होता है इसका। तो इसका स्ट्रक्चर कैसे होता है, ये हीलियम है, 2 इलेक्ट्रॉन इसमें होंगे इस तरह से। तो हाइड्रोजन के बाद हीलियम आता है, 2 इसमें इलेक्ट्रॉन होंगे। अगर आप इसको थोड़ी एनर्जी दे दो, इसको एनर्जी दे दोगे तो 1 इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा, ये बन जाएगा हीलियम पॉजिटिव। थोड़ी और एनर्जी दे दो तो एक और इलेक्ट्रॉन इसमें से निकल गया, तो ये बन जाएगा हीलियम 2 पॉजिटिव, है ना। तो खाली न्यूक्लियस बचेगा, तब दोनों इलेक्ट्रॉन निकल गए, बस न्यूक्लियस बचेगा और 2 पॉजिटिव हो जाएगा। और जो ये हीलियम एटम होता है ना, डबली चार्ज हीलियम एटम, जिसमें से दोनों के दोनों इलेक्ट्रॉन को बाहर निकाल दिया जाता है एनर्जी देके, उसे हम बोलते हैं अल्फा पार्टिकल, है ना। तो अल्फा पार्टिकल क्या होता है, डबली चार्ज्ड हीलियम एटम, ठीक है। हीलियम एटम जब डबली चार्ज होता है, मतलब जब इसमें एनर्जी देके 2 इलेक्ट्रॉन को बाहर निकाल दिया जाता है। तो अल्फा पार्टिकल को क्या किया है, यहाँ रखा है, ठीक है। और अल्फा पार्टिकल को आगे रख के एक लेड बॉक्स में रखा है। लेड क्या करता है, लेड एक अच्छे से शील्ड करता है, सारी रेडिएशन को एब्जॉर्ब कर लेता है। तो ये सारी रेडिएशन जो इधर उधर जा रही है ना, अल्फा पार्टिकल तो हर जगह पे रेडिएट कर रहे हैं ना, हर जगह रेडिएशन निकाल रहे हैं। तो जो इधर उधर रेडिएशन जा रही है ये इसको एब्जॉर्ब कर रहा है ना, जो आपका लेड है। लेड बॉक्स में एक छोटी सी पर आगे रेज जा रही है जिसको कैलिमेट करके आगे भेजा है। ये कॉलीमेटर है ना, ये शील्ड है, जिसमें से एक पतली सी बस आपने जगह रखी है, वहां से ये कॉलीमेट होके आगे जा रहा है। तो ये जा रही है अल्फा पार्टिकल की रे कॉलीमेट होके आगे, ठीक है। और ये क्या करा है, इस पूरे के पूरे एक्सपेरिमेंट को हमने क्या करा है, जिंक सल्फाइड से इसको पूरा
बंद करके रखा है एक तरह से ना, जिंक सल्फाइड की लेयर लगा के। जिंक सल्फाइड की लेयर क्यों लगाई है? अब मान लो यहाँ से अल्फा पार्टिकल गए, अब वो या यहाँ स्ट्राइक करेगा या यहाँ स्ट्राइक करेगा या यहाँ आएगा या कहाँ जाएगा, जहाँ भी जाएगा आपको आंखों से तो दिख नहीं रहा वो, क्योंकि उसका साइज तो बड़ा छोटा है। तो जब वो इस जिंक सल्फाइड पे स्ट्राइक करेगा तो क्या होगा, अल्फा पार्टिकल जब भी जिंक सल्फाइड से रिएक्ट करता है तो एक स्पार्क जैसा पैदा करता है, ताकि आपको पता चले कि अल्फा पार्टिकल जब यहाँ से जा रहे हैं तो कहाँ कहाँ जा रहे हैं। तो उसके लिए हमने जिंक सल्फाइड रखा है, ताकि स्ट्राइक करेगा तो आपको स्पार्क दिखेगा और पता चल जाएगा कि अच्छा यहाँ पे गया अल्फा पार्टिकल, अभी यहाँ पे गया है ना। तो उसके लिए आपने ये अरेंजमेंट किया है। तो ये अरेंजमेंट है पूरा का पूरा इनके एक्सपेरिमेंट का। अब देखेंगे इनके एक्सपेरिमेंट से कि इन्होंने ऑब्जर्वेशन क्या करी और कंक्लूजन क्या किया उस ऑब्जर्वेशन का। मान लो ये गोल्ड फॉयल है और गोल्ड फॉयल के ये एटम है ना। तो पहला एक्सपेरिमेंट कर रहे थे, जो अल्फा पार्टिकल यहाँ से पास हो रहे हैं, अल्फा पार्टिकल पास हो रहे हैं। अगर हम अब इमेजिन करो, अगर हम देखें थॉमसन का मॉडल, थॉमसन ने क्या बोला था कि पॉजिटिवली चार्ज स्फीयर है और जिसमें इलेक्ट्रॉन एम्बेडेड है। तो अगर पॉजिटिवली चार्ज स्फीयर है और उधर से अल्फा पार्टिकल जा रहे हैं और अल्फा पार्टिकल खुद डबली चार्ज है ना, 2 पॉजिटिव चार्ज है, और समझ लो आगे थॉमसन का रखा हुआ एटम है और थॉमसन ने जो बोला यहाँ पे इलेक्ट्रॉन इसमें एम्बेडेड होंगे और ये पॉजिटिव पॉजिटिव पॉजिटिव, पीछे वाला सारा पॉजिटिव होगा, एम्बेडेड कहीं कहीं होंगे। तो क्या पॉजिटिव पॉजिटिव के पास जब जाएगा तो ये रिपेल नहीं करेगा? और इसमें से पास तो तब कोई भी नहीं करेगा, सारे के सारे रिपेल करेंगे, क्योंकि ये पीछे वाला पूरा एटम पॉजिटिव है और ये भी पॉजिटिव जा रहा है ना। तो जब रुदरफोर्ड ने उनसे अपने एक्सपेरिमेंट से कब पूछा, क्योंकि उनका पहला उनका ऑब्जर्वेशन क्या था कि मोस्ट ऑफ द अल्फा पार्टिकल पासिंग स्ट्रेट थ्रू द अनडिफ्लेक्टेड और स्ट्रेट थ्रू द गोल्ड फॉयल। गोल्ड फॉयल से मैक्सिमम अल्फा पार्टिकल जो क्या थे वो अनडिफ्लेक्टेड और सीधे के सीधे पास कर रहे थे, पूरे अल्फा पार्टिकल है ना, सीधे पास कर पा रहे थे। तो पास कैसे कर पाएंगे? अगर हम थॉमसन के हिसाब से देखें तो वहाँ पे तो सारे के सारे क्या रिपेल कर जाने चाहिए, क्योंकि पॉजिटिव था अंदर भी और पॉजिटिव तो बाहर, जहाँ भी पॉजिटिव ही रहा है। तो थॉमसन इसका यहाँ पे आंसर नहीं कर पाए थे रुदरफोर्ड का, है ना। तो यहाँ पे थॉमसन का मॉडल गलत हो जाता है, पॉजिटिव चार्ज का स्फीयर नहीं होता है, ठीक है। अब मैक्सिमम अल्फा पार्टिकल जब सीधे पास कर रहे थे उसका कंक्लूजन क्या दिया, है ना, उसको कैसे कंक्लूड किया रुदरफोर्ड ने बोला तभी मैक्सिमम पास कर पाएंगे। ऑलमोस्ट 90%, 92% ऑफ द अल्फा पार्टिकल गोइंग स्ट्रेट थ्रू द गोल्ड फॉयल। तो वो कैसे इन गोल्ड फॉयल के एटम से पास कर पा रहे हैं? देयर हैज टू बी एम्प्टी स्पेस, है ना, मतलब इसके अंदर खाली स्पेस होना चाहिए बहुत सारा, तभी आपके अल्फा पार्टिकल सीधे के सीधे पास कर पाएंगे इसमें से, ठीक है। तो इसीलिए क्या बोला, पहला यही कंक्लूजन दिया कि एटम मस्ट कंटेन लार्ज एम्प्टी स्पेस, इसके अंदर बहुत सारा एम्प्टी स्पेस होगा जिसकी वजह से अल्फा पार्टिकल जो है वो सीधे के सीधे जा पा रहे हैं आगे, है ना। तो मतलब एक एटम के अंदर बहुत खाली जगह होती है। दूसरा इन्होंने क्या नोट किया कि बहुत कम जो थे, अब वेरी फ्यू ऑफ द अल्फा पार्टिकल वो क्या कर रहे थे, डिफ्लेक्ट कर रहे थे बहुत छोटे छोटे एंगल्स पे, इस तरह से, है ना। तो बहुत कम अल्फा पार्टिकल डिफ्लेक्ट कर रहे थे छोटे छोटे एंगल्स पे, है ना। तो अल्फा पार्टिकल वर डिफ्लेक्टेड बाय फॉयल थ्रू स्मॉल एंगल्स। इससे क्या पता चला? इससे पता चला कि जो पॉजिटिव है डिफ्लेक्ट कब करेगा, जहाँ भी पॉजिटिव रहा है, अगर पॉजिटिव कहीं आगे टकरा जाए या पॉजिटिव के कांटेक्ट में आ जाए तभी तो डिफ्लेक्ट बैक करेगा ना। तो यहाँ पे देखो पॉजिटिव के पास गया तो इसको थोड़ा रिपल्शन मिला और ये डिफ्लेक्ट कर गया, यहाँ से ये पास गया और यहाँ से ये डिफ्लेक्ट कर गया, ठीक है। तो ये हुआ कि हम वेरी फ्यू जो थे वो जब पॉजिटिव के पास जा रहे थे तो वो डिफ्लेक्ट कर रहे थे। मतलब क्या बोला उन्होंने कि रुदरफोर्ड ने कंक्लूड किया कि पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल कुछ तो है एटम के अंदर और ये मस्ट बी कंसेंट्रेटेड इन वेरी स्मॉल स्पेस। बहुत छोटे से किसी स्पेस में वो पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल जो है वो एक एटम के अंदर बहुत छोटी जगह पर रहता है, क्योंकि बिल्कुल थोड़े से क्या हुए, बेंड हुए, डिफ्लेक्ट हुए बिल्कुल छोटे छोटे एंगल्स पे। तो इससे क्या पता चला कि जो आपका अंदर पॉजिटिव है, पॉजिटिव चार्ज है, वो बहुत छोटी जगह पे एक रहता है एटम के अंदर, ठीक है। लास्ट उन्होंने क्या ऑब्जर्व किया, ये बहुत ज़्यादा शॉकिंग था उनके लिए भी, कि 12,000 अगर अल्फा पार्टिकल पास कर रहे हैं उनमें से एक जो है वो क्या कर रहा था, रिट्रेस कर रहा था खुद के पाथ को। मतलब अगर वो यहाँ से गया और उसने यहाँ स्ट्राइक किया
तो वो 180 डिग्री पे खुद ही अपने एंगल पे वापस आ गया, ऐसे गया और ऐसे लौट के आ गया, है ना। तो ये उनके लिए उन्होंने इसकी जब एनालॉजी करी कि ये इतना शॉकिंग रिजल्ट था, मान लो तुम्हारे पास एक मेटल की बॉल है, मेटल की बॉल को और तुमने टिश्यू पेपर आगे रखा हुआ इस तरह से, और मेटल की बॉल को टिश्यू पेपर से तुम फेंको और टिश्यू पेपर उसको डिफ्लेक्ट बैक कर दे, टिश्यू पेपर से वो बॉल टकरा के वापस आ जाए, उसको फाड़ के ना निकले आगे पर वापस आ जाए, है ना। तो ये बहुत ज़्यादा शॉकिंग था कि ऐसे क्यों हो रहा है, ये पूरा अपनी 180 डिग्री पे कैसे डिफ्लेक्ट बैक हो सकता है, क्योंकि तो बहुत बड़ा हैवी पार्टिकल है ना, जो आपका अल्फा पार्टिकल है वो हैवी है, तो ये कैसे वापस आ सकता है। तो इसके लिए इन्होंने क्या बोला कि जो ये पॉजिटिव चार्ज है एटम का, इस पे मोस्ट ऑफ द मास ऑफ द एटम है, कॉन्सेंट्रेटेड है, पूरा का पूरा एटम का मास, वो ऐसा नहीं कि यहाँ पे भी मास है यहाँ पे भी मास है, पूरी जगह पे नहीं फैला है, बल्कि वो कॉन्सेंट्रेट हो गया और वो बिल्कुल बीच में इकट्ठा हो गया एक एटम का पूरा मास, है ना। एटम का लगभग अप्रॉक्सीमेटली होल ऑफ द मास ऑफ द एटम कॉन्सेंट्रेटेड यहाँ पे, जो पॉजिटिव चार्ज है उस जगह पे वो कॉन्सेंट्रेटेड होके रह गया पूरा मास, तभी वो उसको धक्का दे पाएगा, क्योंकि वहाँ पे बहुत ज़्यादा मास इकट्ठा हो जाएगा, ठीक है। तो ये तीसरा उन्होंने कंक्लूजन दिया कि मोस्ट ऑफ द मास ऑफ द एटम कॉन्सेंट्रेटेड एट इट्स सेंटर, है ना, जो पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल है सेंटर है, वहाँ पे पूरा का पूरा मास कॉन्सेंट्रेटेड हुआ है, वेरी स्मॉल। तो अगर आप बात करेंगे तो इन्होंने इसको बोला, जो ये पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल है इसको इन्होंने नाम दिया न्यूक्लियस ऑफ द एटम, है ना, न्यूक्लियस ऑफ द एटम। तो न्यूक्लियस की डिस्कवरी किसने की? रुदरफोर्ड, ठीक है, न्यूक्लियस की डिस्कवरी की रुदरफोर्ड ने, और उन्होंने न्यूक्लियस के बारे में बताया, जस्ट अ मिनट, ठीक है। तो इन्होंने न्यूक्लियस के बारे में बताया और इन्होंने क्या किया, एटॉमिक मॉडल दिया, ठीक है, जो भी उनका ऑब्जर्वेशन निकली वहां से उन्होंने मॉडल दिया। क्या मॉडल दिया? बेस्ड ऑन द रिजल्ट अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग के उस पे रिजल्ट पे उन्होंने क्या बोला, अपना मॉडल दिया है, जिसमें इन्होंने बोला कि पॉजिटिवली चार्ज जो पार्टिकल है वो क्या होगा, सेंटर में रहेगा, एटम के बिल्कुल सेंटर में वो पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल रहेगा, और वो पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल को इन्होंने नाम दिया न्यूक्लियस, की उसको न्यूक्लियस बोलेंगे। और ऑलमोस्ट ऑल द मास ऑफ द एटम का पूरा मास जो होगा वो कहाँ होगा, यहीं पे पूरा कॉन्सेंट्रेटेड होगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन का मास तो बिल्कुल कम होता है, कितना, 9.12 × 10⁻31 kg, बहुत कम मास है ना, नेग्लिजिबल के ही करीब है, क्योंकि तो बाहर तो खाली इलेक्ट्रॉन घूम रहे हैं और इलेक्ट्रॉन का तो इतना कम मास है, तो पूरा का पूरा मास इस न्यूक्लियस का ही होता है, इस पॉजिटिव चार्ज का ही पूरा मास होता है ना। तो ये बिल्कुल छोटी जगह पे होगा। और द इलेक्ट्रॉन ऑफ द एटम रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस इन फिक्स्ड सर्कुलर ऑर्बिट, है ना। तो जो इलेक्ट्रॉन होंगे वो एक फिक्स्ड सर्कुलर ऑर्बिट में इनके आसपास रिवॉल्व करते जाएंगे, इस तरह से ये रिवॉल्व करते जाएंगे इसके न्यूक्लियस के आसपास। जो साइज ऑफ द न्यूक्लियस होगा वो कैसा होगा, मैनी टाइम्स स्मॉलर देन द साइज ऑफ एटम। एटम के कंपैरिजन में न्यूक्लियस का जो होगा वो कैसा होगा, बहुत कम होगा, है ना। कितना, अगर आपको मैं बताऊं, न्यूक्लियस का मास होता है 10⁻⁻15, है ना, मीटर, और एक एटम का, पूरा एटम का कितना होता है 10⁻10। तो देखो कितना डिफरेंस है इन दोनों के बीच में। अगर आप एक एटम के मास को 10⁻10 को डिवाइड कर दो 1 2 3 4 5, मतलब आप उसको डिवाइड कर दो 5 0 से, मतलब 1 लाख गुना एटम होगा। एक न्यूक्लियस के कंपैरिजन में एटम जो होगा वो 1 लाख गुना हो जाएगा। अगर मैं बात करूं, अगर एक पूरे रूम को एटम मान लिया जाए तो एक पेन की जो आपकी नोक होती है ना, उसको हम एक न्यूक्लियस मान सकते हैं। तो न्यूक्लियस का साइज इतना छोटा होता है एक एटम के कंपैरिजन में, है ना। और वहाँ पे पूरा का पूरा छोटी सी जगह पे पूरा का पूरा मास कॉन्सेंट्रेटेड होता है एटम के अंदर, ठीक है। तो ये इन्होंने मॉडल दिया था एक एटम का, पर इसमें भी लिमिटेशंस थी, है ना। जो रुदरफोर्ड का मॉडल था उसमें भी तो लिमिटेशन थी। तो लिमिटेशन क्या थी इसमें, कि ये एक्सप्लेन नहीं कर पाए थे स्टेबिलिटी ऑफ एटम, कि एक एटम स्टेबल कैसे है ना। अब इमेजिन करो, अगर इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है सर्कुलर पाथ में एक
न्यूक्लियस के बाहर, जो उन्होंने न्यूक्लियस बोला पॉजिटिव चार्ज को, अगर इसके बाहर इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है तो आपको रिवॉल्व करते हुए क्या चाहिए होता है? देखो, जब हम सीधा जा रहे हैं तब तो एक कांस्टेंट एनर्जी चाहिए, पर जैसे ही हमें एक सर्कुलर पाथ पे जा रहे हैं, एक सर्कुलर पाथ पे आप डायरेक्शन चेंज करोगे, डायरेक्शन चेंज करोगे तो वेलोसिटी चेंज होगी, क्योंकि वेलोसिटी हमने पढ़ा है, वेलोसिटी क्या है? वेलोसिटी डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड दोनों पे डिपेंड करती है। तो मैग्नीट्यूड तो सेम भी होगा अगर, पर डायरेक्शन जब चेंज किया है किसी मोड पे, यहाँ पे सीधा जा रहा था, यहाँ पे चेंज कर गया, तो डायरेक्शन जब चेंज किया, फिर यहाँ पे ऐसे जा रहा था, फिर अगले ही पॉइंट पे ऐसे हो गया, तो हर पॉइंट पे डायरेक्शन चेंज कर रहा है, मतलब हर पॉइंट पे वेलोसिटी चेंज कर रहा है। और जब वेलोसिटी चेंज करती है विद रिस्पेक्ट टू टाइम, उसको बोलते हैं एक्सेलरेशन। मतलब एक एटम, जब एक इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है एक एटम में, तो एक एक्सेलरेशन उसमें प्रोड्यूस हो रही है, और जब भी एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होती है तो एक फोर्स आती है, क्योंकि फोर्स इक्वल्स टू मास इनटू एक्सेलरेशन। उसका कुछ मास है, उसके कुछ एक्सेलरेशन है, तो कुछ फोर्स उस पर लग रही होगी। तो फोर्स हम तो नहीं लगा रहे, पर उसके पास जो एनर्जी है वो खुद को कन्वर्ट कर रही है उस फोर्स में, मतलब उसको घूमने के लिए अपनी एनर्जी को लूज करना पड़ेगा। तो जो इलेक्ट्रॉन है ये हर रिवोल्यूशन के साथ एक एनर्जी रेडिएट करती है, और एनर्जी रेडिएट करेगा अगर ये घूमते घूमते, तो ये थोड़ा क्लोज आता जाएगा न्यूक्लियस की, क्योंकि एनर्जी कम कर रहा है, तो घूमते घूमते ये एनर्जी रेडिएट करता रहेगा और थोड़ा नज़दीक आता रहेगा न्यूक्लियस के, एनर्जी रेडिएट करता रहेगा और न्यूक्लियस के नज़दीक आता रहेगा, जब तक ये फाइनली गिर ना जाए एक उस न्यूक्लियस पे, एक न्यूक्लियस पे ये इट विल फाइनली फॉल ऑन द न्यूक्लियस, और लास्ट में जाके न्यूक्लियस पे गिर जाएगा, और फिर क्या हो जाएगा? एटम जो है आपका पूरा डिस्ट्रॉय हो जाएगा, आपका एटम जो है एग्जिस्ट ही नहीं करेगा और अनस्टेबल हो जाएगा। पर ऐसा होता नहीं है एक्चुअल प्रैक्टिस में। आपके सारे मैटर जो है वो स्टेबल होता है, उसमें प्रेजेंट एटम सारे स्टेबल होते हैं। तो पर ये क्या हो रहा है, ये तो यहाँ पे स्टेबिलिटी नहीं है। अगर हम ये रदरफोर्ड से पूछा गया कि तो बताओ एटम स्टेबल कैसे है, जब इलेक्ट्रॉन हर जगह पे जाते जाते इसको एक्सेलरेशन चाहिए होगी, फोर्स लगेगी, एनर्जी रेडिएट करेगा, तो और एनर्जी रेडिएट करेगा तो अपना पाथ छोटा करता रहेगा और फाइनली फॉल कर जाएगा न्यूक्लियस के ऊपर। और फिर भी आपका जो एटम है वो स्टेबल कैसे, किस तरह से हो सकता है, तो उस चीज़ को ये एक्सप्लेन नहीं कर पाए थे। तो ये इनकी ड्रॉबैक है कि रदरफोर्ड कैन नॉट एक्सप्लेन द स्टेबिलिटी ऑफ एटम। ठीक है, तो एटम की स्टेबिलिटी एक्सप्लेन नहीं कर पाए थे और हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम नहीं दे पाए थे, जो आगे बोहर ने दे दिया था, है ना। तो इसके बाद हम पढ़ेंगे बोहर का मॉडल, है ना। बोहर मॉडल जो हम अभी भी फॉलो करते हैं, वही वाला मॉडल, उन्हीं के पोस्टुलेट्स को हम अभी फॉलो करते हैं। तो वो वाला मॉडल है जो अभी तक मोस्ट एक्यूरेट मॉडल है ना। तो उसके बाद हम कल डिस्कस करेंगे बोहर मॉडल, और उसके बाद एटॉमिक नंबर, मास नंबर, आइसोटोप, आइसोबार, आइसोटोन, और उसी के साथ हम अपना ये चैप्टर ख़त्म कर देंगे। आज के लिए इतना ही, जुड़े रहिए हमारे साथ। थैंक यू, जय हिंद।